हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 9 पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, यानी कि जो व्यापारी होते थे, राजा होते थे, और जो पिलग्रिम्स यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह घूमने के पर्पज से जाते थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड अबाउट ट्रेडर्स एंड ट्रेडर्स। तो हम लोग ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में कैसे पता करते हैं कि पिछले ज़माने में भी ट्रेडर हुआ करते थे या ट्रेड होता था। तो सबसे पहले हम बताया गया कि यू रीड अबाउट द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इन चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में। द फाइन पॉटरी स्पेशली बाउल्स एंड प्लेट्स वेयर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कोलॉजिकल साइट थ्रू द सब कॉन्टिनेंट। तो पूरे इंडिया में से लगभग हर जगह से अच्छे पॉटरी मिले हैं, खास करके बाउल्स और प्लेट्स मिले हैं। ठीक है, हाउ डू थिंक इट रीचेज दिस प्लेसेस। तो इस जगह पर कैसे पहुंचा होगा, है ना। ट्रेडर्स में हैव कैरिड फ्रॉम प्लेस वेयर दे वेयर मेड टू सेल देम एट अदर प्लेसेस। तो क्या होता है कि ट्रेडर्स उनको कैरी किए होंगे जहाँ से बनते होंगे वहाँ से दूसरे जगह पे। साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर गोल्ड स्पाइसेज स्पेशली पीपर एंड प्रीसियस स्टोन। साउथ इंडिया जो गोल्ड के लिए फेमस था, आज भी कर्नाटका में गोल्ड निकलता है, और स्पाइसेज के लिए, मसाला के लिए फेमस था, खास करके पीपर और महंगे स्टोन्स के लिए फेमस था। पीपर वाज पार्टिकुलरली वैल्यूड इन रोमन इंपायर। पीपर का रोमन इंपायर में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू था, सो दैट इट नोन एज ब्लैक गोल्ड। इसलिए पीपर को ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ब्लैक गोल्ड कहा जाता है पीपर को। सो ट्रेडर्स कैरिड आउट मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स अक्रॉस द सी एंड बाई लैंड इन कारवंस। दीज मच गो देयर मस्ट बी क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मैनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। तो कहा जा रहा है कि और मतलब कि यहाँ से ब्लैक गोल्ड को, मतलब कि पीपर को लेकर के जाते थे रोम वाले अपने कंट्री में, शिप से या फिर लैंड के से, और वहाँ से गोल्ड कॉइन्स यहाँ पे देते थे। इसलिए रोमन गोल्ड कॉइन्स इंडिया में पाया जाता है, खास करके साउथ इंडिया में मिलता है हम लोग को कई जगह। ठीक है, यहाँ पे एक पोएम दिया गया है ट्रेडर्स के बारे में। तो हम इस पोएम को भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बस यही बोला गया है कि जहाज से आते थे, यहाँ से पीपर ले जाते थे, गोल्ड वगैरह लाते थे, है ना। सेल्डर वुड मतलब चंदन यहाँ से ले जाते थे, पर्ल्स ले जाते थे यानी मोती ले जाते थे, कोरल्स ले जाते थे। तो वही यहाँ पे बताया गया। ठीक है, ट्रेडर्स एक्सप्लोर सेवरल सी रूट। ट्रेडर जो है डिफरेंट सी रूट को एक्सप्लोर करते थे। सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट। कुछ लोग जो है कोस्ट को फॉलो करते थे। देवर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। कुछ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के सहारे आते थे। वेयर सेलर टुक एडवांटेज ऑफ द मानसून विंड अक्रॉस द सी मोर क्विकली। जहाँ पे सेलर जो था मानसून विंड के सहारे आसानी से, मतलब कि विंड के दिशा में चल करके, विंड के डायरेक्शन में चल करके आसानी से यहाँ पहुँचते थे। सो इफ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सब कंटिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून। तो कहा जा रहा है कि यदि वे वेस्टर्न कोस्ट की तरफ आना चाहते थे, ईस्ट अफ्रीका या फिर अरब से आना चाहते थे वेस्टर्न कोस्ट पे, तो वो साउथ वेस्ट मानसून के साथ आते थे। एंड स्टडी शिप हैव टू बिल्ड फॉर लॉन्ग जर्नी। और कहा जा रहा है कि शिप ऐसा बनाया जाता था जो लॉन्ग जर्नी के लिए काबिल हो। न्यू किंगडम एंड द अलॉन्ग द कोस्ट। तो न्यू किंगडम अलॉन्ग द कोस्ट, नए नए किंगडम बनने लगे कोस्ट के किनारे। द साउदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विथ हिल्स, प्लेटू एंड रिवर वैलीज। तो कहा जो साउदर्न हाफ है सब कॉन्टिनेंट का, ठीक है, उसमें डिफरेंट कोस्ट लाइन है, काफ़ी लंबा कोस्ट लाइन है, उसमें हिल्स भी है, प्लेटू भी है, रिवर वैली भी है। ऑलमोस्ट द रिवर वैली दैट ऑफ द कावेरी इज मोस्ट फर्टिफाइल। तो जितने भी रिवर वैली उसमें कावेरी का जो रिवर वैली सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। चीफ्स एंड किंग्स वेर हु कंट्रोल द रिवर वैली एंड कोस्ट बिकम रिच एंड पावरफुल। तो जो चीफ, मतलब कि जो भी राजा कोस्ट को कंट्रोल कर लेता था या फिर रिवर वैली को कंट्रोल कर लेता था, रिच हो जाता था, पावरफुल हो जाता था। संगम पॉइंट मेंशन मूवेंडर। ठीक है, तो संगम पोएम में मूवेंडर का मेंशन किया गया। मूवेंडर एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है, दिस इज तमिल मीनिंग 3 चीफ्स। मूवेंडर का मतलब 3 चीफ, यानी 3 राजा। यूज फॉर हेड ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज। तो ये किसके लिए मतलब कि मेनली इसको यूज किया गया है, तो 3 रूलिंग फैमिली, 3 राजा के फैमिली के लिए। एक है चोल, चेर और पांडे। ठीक है, हु बिकम पावरफुल इन द साउथ इंडिया अराउंड 2300 और जो साउथ इंडिया में लगभग 2300 साल पहले पावरफुल हुए। ईच ऑफ द 3 चीफ्स हैव 2 सेंटर ऑफ पावर। तो हर एक चीफ का 2 सेंटर होता था पावर का। पहला एक जमीन में, मतलब कि इनलैंड एरिया में, और दूसरा कोस्ट पे। ठीक है, ऑफ दिस 6 सिटीज देयर वर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहा जा रहा है जैसे 3 राजा थे और सबका 2-2 सेंटर हुआ करता था, 6 सेंटर हो जाएंगे। तो 6 सिटी कौन कौन थे, जिसमें 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है कावेरी पट्टनम, एक है पुहार। पुहार ही को ही कावेरी पट्टनम भी बोलते हैं। द पोर्ट ऑफ चोल्स एंड द मदुरई द कैपिटल ऑफ पांड्या। तो मदुरई क्या था, पांड्या का कैपिटल था, और चोल का एक कैपिटल पोर्ट सिटी था कावेरी पट्टनम, जिसको पुहार भी बोला जाता है। द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। चीफ जो है रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। इंस्टीड द डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। बल्कि टैक्स के बदले गिफ्ट लेते थे पीपल से। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशन। वो मिलिट्री एक्सपेडिशन भी करते थे। एंड कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। और जो आसपास के इलाके थे, पड़ोस के इलाके थे, वहाँ से ट्रिब्यूट यानी कि दान लेकर आते थे।
दे कीप सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूट द रेस्ट अमंग देयर सपोर्टर्स, कुछ धन को रखते थे अपने में, बाकी लोग को अपने सपोर्टर में बांट देते बाकी धन को, इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर्स एंड पोएट्स, यहाँ तक कि पोएट को, सोल्जर को, अपने फैमिली मेंबर्स को। मैनी पोएट्स हुज कंपोजिशन आर फाउंड इन संगम कलेक्शन कंपोज्ड पोएम इन प्रेज ऑफ चीफ्स हु ऑफन रिवार्डेड विद द प्रीशियस स्टोन। तो कहा जा रहा है कि अधिकांशतः पोएम आपको ऐसा मिलेगा संगम लिटरेचर में जिसमें राजाओं के बारे में काफ़ी बड़ाई किया गया है, और खास करके ऐसे राजा के बारे में बड़ाई किया गया जो उनको दान देते थे ना, स्टोन, गोल्ड, हॉर्सेज, एलिफेंट, हर तरीके से दान देते थे। अराउंड 200 ईयर्स लेटर अ डायनेस्टी नोन एज द सतवाहन्स बिकम पावरफुल इन द वेस्टर्न इंडिया। तो लगभग 200 साल बाद, जब चोल, चेर और पांडे राज करते उसके 200 साल बाद लगभग एक सातवाहन किंगडम में, पावरफुल किंगडम राइज हुआ वेस्टर्न इंडिया में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द सतवाहन वाज गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो सतवाहन में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन था? तो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन कंपोज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। तो उसके मतलब कि उसके मदर के बिहाफ पे एक इंस्क्रिप्शन बनाया गया था, उसी के आधार पे हम लोग उसके बारे में जानते हैं, गौतमी बालासारी। गौतमी बालासारी उनके माँ का नाम था। ही एंड अदर सतवाहन रूलर्स वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पंथ। तो गौतमी बालासारी और भी दूसरे रूलर जो सतवाहन रूलर थे उनको गॉड ऑफ दक्षिण पंथ के नाम से जाना था, लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ, which was also the name for the entire southern region. He sent his army to the eastern, western and southern coast। तो अपना आर्मी को डिफरेंट रीजन में वो सतवाहन रूलर भेजे, है ना, जीतने के लिए। नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। तो स्टोरी ऑफ सिल्क रूट के बारे में पढ़ते हैं। जो सिल्क रूट अभी द रिच ग्लोजी कलर्स ऑफ सिल्क एज वेल एज इट स्मूथ टेक्सचर मेक इट हाईली वैल्यूएबल फैब्रिक इन द मोस्ट सोसाइटी। तो कहा जा रहा है कि जो सिल्क का कलर होता है, उसका जो चमकीला रंग होता है, तो इसके कारण से सिल्क जो और स्मूथ टेक्सचर का होता है, इसलिए जो सिल्क जो है अधिकांशतः सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूड मटेरियल बन गया। मेकिंग सिल्क इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, लेकिन सिल्क बनाने का प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकोन्स ऑफ सिल्क वर्म्स। तो सिल्क वर्म एक कीड़ा होता है, उसके कोकोन्स से हम लोग को रॉ सिल्क निकालना पड़ता है, उसको स्पन करना पड़ता है धागा में, उसके बाद उसका कपड़ा बुनना पड़ता है। टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना। तो सिल्क बनाने का सबसे पहला टेक्निक जो चाइना में इन्वेंट किया था लगभग 7000 साल पहले। While the methods remain a closely guarded secret for thousands of years, some people from China went to distant land on foot, horseback and camels, carried silk with them. The path they followed came to know silk road। तो कहा जा रहा है कि जो बनाने का मेथड था काफ़ी दिन तक सीक्रेट रखा गया, मतलब चाइना के द्वारा किसी को टेक्नोलॉजी बताया ही नहीं गया कि हम लोग सिल्क बनाते कैसे हैं। इस कारण से क्या हो कि कई लोग बहुत दूर दूर से आते थे, पैदल आते थे, कुछ घोड़े से आते थे, कुछ ऊँट से आते थे, है ना, चाइना में आते थे, वहाँ से सिल्क लेते थे और फिर दूसरी जगह जाते थे अपना। तो जिस रास्ते को फॉलो करते थे उसी को सिल्क रूट बोला जाता है, ठीक है। समटाइम चाइनीज रूलर सेंट गिफ्ट टू सिल्क टू द रूलर्स इन ईरान एंड वेस्ट एशिया। तो कभी कभी चाइनीज रूलर जो थे सिल्क को गिफ्ट भेजते थे, ईरान और वेस्ट एशिया के जो राजा थे उनको सिल्क गिफ्ट के रूप में भेजते थे। एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट। तो कहा जा रहा है कि इस तरीके से तो सिल्क का नॉलेज और भी आगे मतलब कि यूरोप की तरफ फैला वहाँ से। अबाउट 2000 ईयर एगो वेयरिंग सिल्क बिकम द फैशन एमंग रूलर्स एंड रिच पीपल इन रोम। तो लगभग 2000 साल पहले सिल्क पहना, सिल्क का कपड़ा पहनना एक फैशन बन गया रूरल एरिया में या फिर रोम के इलाके में, ठीक है, रोम के रिच पीपल में। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, सिल्क काफ़ी महंगा हुआ करता था। एज इट हैज टू बी ब्राउट ऑल वे फ्रॉम चाइना, क्योंकि इसको चाइना से लाना पड़ता था। चाइना से यहाँ तक आने में काफ़ी डेंजरस रोड था, काफ़ी पहाड़ और डेजर्ट पास करना पड़ता था। पीपल लिविंग द रूट ऑफ एंड डिमांडेड पेमेंट। जो उस रास्ते पे लोग रहते थे सिल्क रूट पे, है ना, जैसे उज्बेकिस्तान जो आजकल है, वो पहले उसका यही काम था कि सिल्क रूट पे जो लोग जाते थे उससे पैसा वसूलना, ठीक है। तो पेमेंट मांगते थे ट्रेडर टू पास थ्रू। नेक्स्ट है कि मैप 6 जो 76-77 पेज में है, सिल्क रूट को दिखा रहा था, हम लोग उसको पहले डिस्कस किए थे। सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट। तो हर एक राजा का भी इच्छा होने लगा कि सिल्क रूट के बड़े पोर्शन पे हमारा राज हो। दिस वाज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्स, ताकि टैक्स से उनको बेनिफिट हो सके। ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स दैट वे ब्रॉड बाय ट्रेडर ट्रेवलिंग अलोंग द रूट। तो इसके अलावा टैक्स तो मिलता ही था, उसके अलावा गिफ्ट भी लाया जाता था ट्रेडर्स के द्वारा जो उस रास्ते से पास करते थे। रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास थ्रू द किंगडम्स फ्रॉम अटैक ऑफ रॉबर। इसके बदले में राजा उन लोगों को डाकू से बचाता था, रास्ता में होने वाले यदि कोई लूटपाट का घटना होता था तो उसको रोकता था राजा। द बेस्ट नोन फॉर द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रोड कुसान हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर अगो। तो कहा जा रहा है कि सबसे फेमस रूलर जो हुआ है सिल्क रूट को कंट्रोल करने वाला वो था कुसान, ठीक है, जो लगभग 2000 साल पहले अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो अभी पाकिस्तान और इलाका है पंजाब वगैरह, कश्मीर का भी थोड़ा सा हिस्सा, और सेंट्रल एशिया पे काफ़ी ज़्यादा दिन तक राज किया। देर 2 मेजर सेंटर ऑफ पावर पेशावर एंड मथुरा। उसका 2 राजधानी हुआ करता था, पेशावर और मथुरा। ये हम लोग पीछे से अपने भी पढ़े थे कि कुसान का दूसरा राजधानी मथुरा हुआ करता था। तक्षशिला वाज ऑल्सो इंक्लूडेड इन किंगडम। तक्षशिला जो पाकिस्तान में भी है वो भी उसके किंगडम में था। ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सीपोर्ट माउथ ऑफ रिवर इंडस। तो उसके राज्य में सिल्क रूट का एक और ब्रांच निकला, है ना, जो सेंट्रल एशिया से मेनली इंडस रिवर के पास गया, ठीक है।
इंडस रिवर के माउथ तक, मतलब कि अरेबियन सी तक आया। फ्रॉम विच सिल्क वाज शिफ्ट वेस्टवर्ड टू द रोमन इंपायर, जहाँ पे सिल्क को सीप के सहारे रोमन इंपायर भेजा जाने लगा। द कुषाण वर अमॉन्ग्स द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कंटिनेंट टू इश्यू गोल्ड, तो कहा जा रहा है कुषाण पहले राजा थे, मतलब कि जो गोल्ड कॉइन इंडिया में इशू किए थे। दीज वर यूज बाय ट्रेड सिल्क अलोंग द सी रूट, तो दीज वर यूज बाय ट्रेडर्स अलोंग सिल्क रूट, तो सिल्क रूट पे जो ट्रेडर्स आते थे उनके द्वारा ये मेनली यूज किया जाता था। ये जो यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया, यही पिक्चर फ्रंट पेज पे भी है, आप देखे होंगे बुक के सबसे आगे वाले पेज पे। ठीक है, पिक्चर किस चीज़ का है? द स्कल्पचर फ्रॉम स्तूप एट सांची, सांची के स्तूप पे बनाया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है? स्कल्पचर कार्व्ड दिस टू इंडिकेट दैट बुद्ध हैज अटेन्ड एनलाइटमेंट व्हाइल मेडिटेटिंग अंडर द ट्री, इसमें दिखाया गया कि बुद्ध भगवान जो है मेडिटेशन करते समय उनको एनलाइटमेंट मिला। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर मतलब कि यहाँ पे भगवान बुद्ध बैठे और एनलाइटमेंट को प्राप्त की, वही यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, यहाँ पे जैसे पेड़ के नीचे जो खाली सीट दिखाया गया ना, तो ये दिखाया जाता है कि यहीं पे भगवान बुद्ध बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति किए थे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ? द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर वाज कनिष्क, तो सबसे फेमस जो कुषाण रूलर थे कनिष्क थे, जो 1900 मतलब कि आज के लगभग 1900 साल पहले रूल किए। ही ऑर्गेनाइज अ बुद्धिस्ट काउंसिल, एक बुद्धिस्ट काउंसिल वो कश्मीर में ऑर्गेनाइज करवाए थे, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल था वो। वेयर स्कॉलर्स मेट एंड डिस्कस्ड अमाउंट इंपॉर्टेंट मैटर्स, तो जहाँ पे विद्वान बुद्धिस्ट से रिलेटेड विद्वान आए, इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस किए। अश्वघोष ऑफ पोएट हु कंपोज्ड बायोग्राफी ऑफ द बुद्ध चरित्र लिव्ड इन कोर्ट, अश्वघोष जो भगवान बुद्ध की बायोग्राफी लिखा था, ठीक है, जिसका भगवान बुद्ध की बायोग्राफी का नाम है बुद्ध चरित्र, वो भी इसी के दरबार में रहते थे। किसके? तो कुषाण के दरबार में, कनिष्क के दरबार में। अश्वघोष एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर नाउ बिगन टू राइटिंग इन संस्कृत, तो अश्वघोष और दूसरे जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे पहले जो प्राकृत भाषा में लिखते थे, अब वो संस्कृत भाषा में लिखा जाने लगा। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायान बुद्धिज्म नाउ डेवलप, तो जब संस्कृत में लिखा जाने लगा तो एक नया फॉर्म बुद्धिज्म का आया। ठीक है, जो हिंदू के और ज़्यादा करीब था, जिसको हम लोग महायान के नाम से बोलते हैं। दिस है 2 डिस्टिंक्ट फीचर, इसका 2 अलग फीचर था। बुद्धिस्ट मेनली 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं हीनयान, एक होते हैं महायान, एक तीसरा भी ये ब्रांच है जिसको बोलते हैं वज्रयान। ठीक है, तो मेनली फेमस हीनयान और महायान ही है। तो महायान बुद्धिज्म का जन्म इसी समय हुआ था, कुषाण के समय में, कनिष्क के समय में। और इसमें 2 मेन फीचर है। द बुद्धज प्रेजेंस वाज शोन इन द स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइन, तो जैसे पहले क्या होता था कि भगवान बुद्ध को डिफरेंट साइन से दिखाया जाता था, वहाँ भगवान बुद्ध का मूर्ति नहीं बनाया जाता था। ठीक है, जैसे उसके अटेनमेंट ऑफ इलाइटमेंट को शो किया गया पीपल के पेड़ से, जैसे पीपल के पेड़ से दिखाया गया कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लेकिन महायान में क्या किया? भगवान बुद्ध को दिखाया गया, भगवान बुद्ध का मूर्ति बनाया गया। ठीक है, उसमें भगवान बुद्ध का मूर्ति नहीं बनाया गया था, जैसे उसमें दिखाया गया कि भगवान बुद्ध जब जिस रास्ते पे चले उसको कमल के फूल से दिखाया गया था। भगवान बुद्ध के घर छोड़ने के प्रोसेस को हाथी, आई थिंक घोड़ा से दिखाया गया था। ठीक है, तो इसी तरह से डिफरेंट सिंबल से दिखाया जाता था, लेकिन यहाँ पे भगवान बुद्ध को साक्षात दिखाया जाने लगा, उनका मूर्ति बनाया लगा। नाउ स्टैचू ऑफ बुद्ध वेयर मेड, अब भगवान बुद्ध का मूर्ति बनाया जाने लगा। मैनी ऑफ दीज वेयर मेड इन मथुरा, अधिकांशतः मथुरा में बनाए जाते थे, कुछ तक्षशिला में बनाए जाते थे। दूसरा चेंज क्या हुआ? इन द बोधिसत्व, तो दूसरा चेंज उसके बिलीफ में हुआ, जिसको लोग बोधिसत्व बोलते हैं। दिस वर सपोज टू पर्सन हु हैड अटेंड इलाइटमेंट, तो पहले क्या होता था? ऐसे पर्सन को बोधिसत्व माना जाता था जो इसको इलाइटमेंट मिल गया है। वन दे अटेंड इलाइटमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन मेडिटेट इन पीस, यदि किसी को इलाइटमेंट मिल गया है तो कंप्लीट आइसोलेशन में रह सकता है, मेडिटेशन कर सकता है पीस में। हाउएवर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दे रिमेन्ड इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल। ठीक है, तो और दुनिया में रह करके दूसरे लोगों को पढ़ा सकता है, हेल्प कर सकता है। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्व बिकम वेरी पॉपुलर, बोधिसत्व का वर्शिप काफ़ी पॉपुलर हुआ एंड स्प्रेड थ्रू सेंट्रल एशिया, चाइना, लेटर टू कोरिया एंड जापान। इस तरीके से चाइना, सेंट्रल एशिया और जापान वगैरह में फैला। बुद्धिज्म आल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया, तो वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया में बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ। फिर डजन्स ऑफ केव वेयर हॉलोड फ्रॉम सील हिल्स एंड मोस्ट टू लिव इन। ठीक है, सम ऑफ दिस केव मेड ऑन द ऑर्डर ऑफ किंग एंड क्वीन, जो केव होते थे कि राजा रानी के ऑर्डर पे बनाए जाते थे। अदर्स बाय मर्चेंट, कुछ व्यापारियों की तरह बनाए जाते थे, कुछ किसानों की तरह बनाए जाते थे। दे वर ऑफन लोकेटेड नियर पासेस थ्रू द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में अधिकांशतः लोकेटेड है। रोड्स कनेक्टिंग प्रोस्पेरस पोर्ट्स ऑन द कोस्ट विद सिटीज इन डेक्कन रन थ्रू दिस पासेज। ठीक है, तो जैसे पासेज करने का मतलब है कि पहाड़ के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग पास बोलते हैं। तो उसी पास के सहारे जो अनेक व्यापारी जाते थे, उसी रास्ते पे इसको बनाया गया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1-2 मूर्ति दिखाया गया, एन इमेज फ्रॉम बुद्ध फ्रॉम मथुरा, तो लेफ्ट में मथुरा से भगवान बुद्ध का मूर्ति मिला है और राइट में जो है ये जो है तक्षशिला से मिला है। तो दोनों मूर्ति को आप देख सकते हैं यहाँ पे। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू साउथ ईस्टवर्ड, तो बुद्धिज्म में साउथ ईस्टवर्ड में भी फैला, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और दूसरे साउथ ईस्ट एशिया कंट्री, इंडोनेशिया में भी। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज द थेरावाडा बुद्धिज्म वाज मोस्ट पॉपुलर इन दिस एरिया, तो इधर जो है बुद्धिज्म का सबसे ओल्डर फॉर्म, जिसको थेरावाडा बुद्धिज्म भी बोलते हैं, इसको हीनयान भी बोला जाता है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट जहाँ पे एक महाराष्ट्र के केव के बारे में दिखाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है द क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स, तो पिलग्रिम्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है।
तो द एज ट्रेडर्स जर्नी टू डिस्टेंस लैंड इन कैरावन्स एंड शिप पिलग्रिम्स ऑफन ट्रेवल विद देम। तो कहा जिस तरह से व्यापारी आते थे, है ना, तो उन्हीं के साथ कई पिलग्रिम्स भी आते थे। पिलग्रिम्स यानी श्रद्धालु भी आते थे, जिनका एक खास पर्पस होता था होली प्लेसेस घूमना, पवित्र जगहों को घूमना। तो व्यापारियों के साथ वो लोग भी आया करते थे। द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। तो इसमें से जो कुछ मेंशन यहाँ पे किया गया है जो काफ़ी पॉपुलर थे, चाइना से एक आए थे बुद्धिस्ट पिलग्रिम जिनको फाहियान नाम था। फाहियान हु केम टू सब कंटिनेंट अबाउट 1600 ईयर। फाहियान जो इंडिया में लगभग 1600 साल पहले आए। उसके अलावा युआन चांग की बात करते हैं, युआन चांग जो लगभग 1400 साल पहले आए। उसके बाद इत्सिंग एक है, इत्सिंग, ठीक है, इत्सिंग जो लगभग युआन चांग के 50 साल बाद आए थे, ठीक है, यानी युआन चांग 1400 साल पहले आए थे, तो 1350 साल पहले इत्सिंग आए थे। दे केम टू विजिट प्लेसेज एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्ध। तो भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो जो प्लेस है उसको उन लोग देखने आए थे, जैसे बोध गया हो गया, सारनाथ हो गया, है ना, कुशीनारा हो गया जहाँ पे भगवान बुद्ध का मृत्यु हुआ था। उसके अलावा कपिल नेपाल में जो लुम्बिनी है ना, जहाँ कपिल वस्तु में जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट इन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। हर एक पिलग्रिम्स जो है अपना एक डायरी लिखे, एक अकाउंट लिखे अपने जर्नी के बारे में, यात्रा वृतांत लिखे, ऐसे बोल सकते हैं। दे रोट ऑफ द डेंजर्स दे इनकाउंटर दे ट्रेवल्स। तो वो ये भी लिखे कि रास्ते में उनको किसी से खतरा हुआ, ठीक है, जो मतलब उसी के कारण एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जाने में उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। एंड मोनास्टर डेट दे विजिटेड एंड द बुक्स दे कैरिड बैक विद देम। और कौन कौन सा किताब यहाँ से वापस लेके गए उसके बारे में उसमें लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कि हाउ फाहियान रिटर्न टू चाइना। फाहियान चाइना कैसे रिटर्न किए इसके बारे में बताते हैं। इंडिया में आ तो गए, इंडिया से चाइना कैसे गए बताया जा रहा है इसमें। फाहियान बिगेन ए जर्नी बैक फ्रॉम बंगाल। तो बंगाल से अपना जर्नी वो बैक मतलब कि चाइना जाने के लिए स्टार्ट किए थे फाहियान। ही बोर्डेड अ शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट। वो एक व्यापारी के शिप पे बैठ गए, है ना, जैसे कि पहले बताया कि पिलग्रिम्स अधिकांश मर्चेंट के शिप पे ही बैठ के आते थे, मर्चेंट के साथ ही आते थे। दे हैड बेयरली ट्रेवल्ड फॉर 2 days व्हेन दे वर काउट इन द स्टॉर्म। तो कह रहा है कि लगभग 2 दिन तक वो लोग ट्रेवल किए थे, है ना, तो उनको एक आंधी मिल गया। पहले ट्रेवल इतना फास्ट नहीं हुआ करता था कि चाइना जाने में 5 से 6 घंटा में चाइना पहुंच जाता था आदमी इंडिया से, ऐसा नहीं था। पहले काफ़ी लंबा रास्ता ट्रेवल करना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो लोग 2 दिन ट्रेवल किए तो उनको काफ़ी एक बड़ा आंधी मिल गया। द पर्जेंट बिगन थ्रोइंग देयर मर्चेंडाइज ओवरबोर्ड सो टू लाइटन द लोड एंड सेव द शिप फ्रॉम द सिंकिंग। तो कहा जाए जो व्यापारी थे उनके पास जो भी सामान था, है ना, उनके पास जो भी मटेरियल था व्यापार वाला, उसको मतलब कि समुद्र में फेंकने लगे ताकि जहाज़ जो है खाली हो जाए और हल्का हो जाए, डूबने से बच जाए। फाहियान थ्री अवे मैरिज पर्सनल बिलोंगिंग। तो फाहियान भी उनके पास जो भी पर्सनल बिलोंगिंग था, उनका जो मतलब उनका जो पर्सनल सामान था जो इंडिया से ले जा रहे थे उसको फेंक दिए। बट क्लंग टू हिज बुक एंड द स्टैचूज ऑफ बुद्ध टू हैड कलेक्टेड। क्या कर, लेकिन जो है उसको नहीं फेंके, ठीक है, जो किताब और जो स्टैचू भगवान बुद्ध के यहाँ से वो ले जा रहे थे। फाइनली द स्टॉर्म सबसाइडेड आफ्टर 13 से 13 दिन के बाद जो है स्टॉर्म शांत हुआ, आंधी शांत हुआ। दिस ही डिस्क्राइब द सी। तो इस तरह से वो सी को डिस्क्राइब करते हैं। द सी इटसेल्फ इज बाउंडलेस इन एक्सटेंट। तो सी के बारे में बताते हैं कि सी जो है अपने आप एक बाउंडलेस है, उसका कोई बाउंड्री नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट और वेस्ट के बारे में जानना इम्पॉसिबल है एक्सेप्ट बाय ऑब्जर्विंग द सन, ठीक है। वहाँ पे मतलब कि कौन सा डायरेक्शन है, किधर ईस्ट है किधर वेस्ट है, जानना पॉसिबल नहीं है ना, एक ही रास्ता है। तो सन को देखो, मून को देखो या फिर स्टार को देखो। इफ़ इट इज़ डार्क रेनी वेदर द ओनली प्लान इज टू स्टीयर बाय द विंड। तो कहा जा रहा है कि यदि आपके अंधेरा है मतलब कि या फिर रेनी वेदर है तो आपके पास एक ही उपाय है कि आप हवा के डायरेक्शन से चलते जाइए। इट टूक हिम मोर देन 90 days टू रीच जावा। तो 90 दिन में वो चाइना नहीं बल्कि वो जावा पहुँचे। वेयर दी हॉल्टेड फॉर 5 months, जहाँ पे 5 महीने के लिए रुके। बिफोर बोर्डिंग अनदर मर्चेंट शिप ही टूक देम इनटू चाइना। तो उसके बाद 5 महीने के बाद एक और चाइना के लिए जहाज़ जा रहा था जावा से, तो वहाँ वो बैठ गए। जावा अभी इंडोनेशिया वाले रीजन में पड़ता है। युआन चांग टूक द लैंड रूट बैक टू चाइना। तो ये तो फाहियान के बारे में था। उसके बाद युआन चांग जब आए थे तो जो है लैंड रूट मतलब कि लैंड रूट लिए चाइना जाने के लिए थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। कैरिड बैक विद हिम स्टैचू ऑफ बुद्ध भगवान मेड ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड सैंडलवुड एंड ओवर 600 मैन्युस्क्रिप्ट लोडेड ऑन द बैक ऑफ 20 हॉर्सेज। तो जब युआन चांग यहाँ से लौटे थे तो ज़मीन के रास्ते गए थे, लैंड के रास्ते गए थे, अपने साथ क्या क्या लेके गए थे, किस रास्ते गए, तो नॉर्थ वेस्ट के रास्ते। पहले यहाँ से पाकिस्तान वाले रास्ते होके सेंट्रल एशिया गए, मतलब कि उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान वाले इलाके से फिर चाइना में इंटर किए उस तरीके से, क्योंकि हिमालय पार करना उस समय इतना आसान नहीं हुआ करता था। तो कहा जा रहा है कि नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया के रास्ते वहाँ पे तो चल तो गए। जहाँ अपने साथ क्या क्या लेकर गए थे, तो भगवान बुद्ध का मूर्ति ले गए थे जो गोल्ड सिल्वर और चंदन का बना हुआ था, लगभग 600 मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, जो 20 घोड़े पर लादा हुआ था। ओवर 50 मैन्युस्क्रिप्ट वर लॉस्ट व्हेन द बोट ऑन व्हिच वाज क्रॉसिंग द इंडस कैप्साइज्ड। तो 50 मैन्युस्क्रिप्ट लगभग बर्बाद हो गए। कब, जब इंडस नदी पे वो पार कर रहे थे, है ना, उधर जाने के लिए इंडस नदी तो पार करना पड़ेगा ना, तो उस पर उसको पार करने में 50 मैन्युस्क्रिप्ट डूब मतलब कि बर्बाद हो गए। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्युस्क्रिप्ट संस्कृत टू चाइनीज। बाकी जिंदगी अपना बिता दिए कि जो मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ से ले गए थे उसको संस्कृत से चाइनीज में कन्वर्ट करने में, ट्रांसलेट करने में, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी, एक बहुत बड़े ज्ञान के केंद्र नालंदा के बारे में, जो आज के बिहार में मौजूद है।
तो युवान चांग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, युवान चांग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंड टाइम स्टडिंग इन नालंदा। तो युवान चांग या हो या फहियान हो, जब इंडिया में आए थे तो नालंदा में पढ़े थे। नालंदा बिहार का एक जगह है, एक बहुत फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वहाँ था, ठीक है। नालंदा के बारे में क्या डिस्क्राइब करते हैं, द टीचर्स आर मैन ऑफ हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट। यहाँ के जो टीचर थे, जो यहाँ के आदमी थे, वो सबसे टैलेंटेड थे ना, दुनिया में हाईएस्ट एबिलिटी वाले लोग थे। दे फॉलो द टीचिंग ऑफ बुद्ध इन द ऑल सिंसियरिटी, मतलब कि ज़िंदगी में जितना भी वो काम करते हैं उसमें भगवान बुद्ध के जो टीचिंग्स हैं उनको फॉलो करते हैं। द रूल ऑफ मोनेस्ट्री और स्ट्रिक्ट, जो मठ का मोनेस्ट्री का जो रूल है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट एंड एवरी वन इज टू फॉलो, हर कोई इसको फॉलो करता है। डिस्कशन आर हेल्प थ्रू आउट द डे, दिन भर डिस्कशन होता है। एंड द ओल्ड एंड यंग म्यूचुअली हेल्प वन अनदर, जो ओल्ड पर्सन है और यंग पर्सन है आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं। लर्नड मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटी कम टू सेटल देयर डाउट, तो जो विद्वान आदमी है दूसरे सिटी से, उनको कोई डाउट होता है तो यहाँ आके वो अपना डाउट को ठीक करते हैं। द गेट कीपर आर्स न्यू इंटरेस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो गेट कीपर भी होता है और नए इंटरेस्ट जो नया आता है यहाँ उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कि गार्ड भी उस समय का पढ़ा लिखा हुआ करता था, इतना बिहार महान था। दे आर अलाउड टू इंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर, और गार्ड तभी इंटर करने देता था जब वो क्वेश्चन का आंसर दे दें। 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10 वेर नॉट एबल टू आंसर, तो कहा जा रहा है कि यदि 10 आदमी आता था उसमें 7-8 आदमी आंसर नहीं दे पाता था, मात्र 1-2 आदमी इंटर कर पाता था, है ना। तो एक तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए इंट्रेंस टेस्ट था पहले में, है ना। देता है नालंदा के बारे में, काफ़ी अच्छा जगह है बिहार का, बिहार ही अपने आप में काफ़ी अच्छा जगह है। नेक्स्ट द बिगनिंग ऑफ भक्ति, तो भक्ति मूवमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो दिस वाज वन ऑफ द टाइम वेयर द वर्शिप सर्टेन डेटीज विच बिकेम अ सेंट्रल फीचर फॉर लेटर हिंदुइज्म गेंड इन इंपॉर्टेंस, तो कहा जा रहा है कि ऐसा समय था जहाँ पे कई तरह के नए नए डेटीज का पूजा होने लगा, ठीक है। दिस डेटीज इंक्लूड शिव, विष्णु एंड गॉडेस सच एज दुर्गा, तो कहा जा रहा है कि इस डेटीज में कौन कौन आते थे, तो शिव भगवान आते थे, यानी कि शंकर जी आते थे, विष्णु या फिर दुर्गा जी आते थे। यहाँ पे दिखाया गया है मूर्ति में, इस मूर्ति को देखिए, इस स्टैचू को देखिए, है ना। और इसके बारे में बताया कि विष्णु और वराह एंड इमेज फ्रॉम ईरान मध्य प्रदेश, तो ईरान IRAN वाला ईरान नहीं है, कंट्री वाला ईरान नहीं है, इसको एरन भी पढ़ा जाता है, तो एरन मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ से भगवान विष्णु का मूर्ति मिला है वराह अवतार का। द मैग्निफिसेंट स्टैचू इज स्पेशल फॉर्म ऑफ विष्णु द वराह और बोर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पुराण विष्णु टेक हिज शेप ऑफ बोर इन ऑर्डर टू रेस्क्यू द अर्थ विच हैड संक इनटू द वाटर, तो ऐसा माना जाता है पुराण के अनुसार कि एक बार अर्थ पूरी तरह से डूब गया था, है, तो भगवान विष्णु वराह अवतार लेकर के अपने दांतों से इसको निकाले थे अर्थ को जब डूब रहा था। तो ये इसका मूर्ति बनाया गया मध्य प्रदेश के एरन में, ठीक है। एरन एक जगह है मध्य प्रदेश में। दिस डेटीज वर वर्शिप थ्रू भक्ति एंड आइडिया दैट बिकम वेरी पॉपुलर दिस टाइम, तो ये डेटीज को वर्शिप किया जाता था वर्शिप भक्ति के द्वारा। भक्ति जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन डिवोशन टू योर चूजन डेटी, तो भक्ति क्या होता है, तो किसी भी पर्सन का अपने एक खास देवी देवता के साथ कंप्लीटली डिवोशन कर देना, है ना, समर्पित कर देना, उसको हम लोग भक्ति बोलते हैं। एनीबॉडी वेदर रिच और पुअर बिलोंग टू सो कॉल्ड हाई और लो कास्टेज मैन और वुमेन कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति, तो कोई भी आदमी रिच हो, पुअर हो, हाई या लो कास्ट के हो, मैन हो, वुमेन हो, भक्ति को चूज कर सकता था। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन भागवत गीता, भक्ति का जो आइडिया है भागवत गीता में प्रेजेंट है, एक हिंदू धर्म का काफ़ी पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। यहाँ तक कि महाभारत में इंक्लूडेड है। इन दिस कृष्ण गॉड आस्क अर्जुन हिज डिवोटी एंड फ्रेंड टू अबैंडन ऑल धर्म्स एंड टेक रिफ्यूज इन हिम एज ओनली ही कैन सेट अर्जुन फ्री फ्रॉम एवरी एविल। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, तो गीता के बारे में आप लोग सबको जानते होंगे, महाभारत यदि देखे होंगे तो। दो जो फॉलो द सिस्टम ऑफ भक्ति एम्फसाइज डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ गॉड और गॉडेज, तो कहा जा रहा है कि जो भक्ति को फॉलो करते थे किसी एक ही गॉडेज को पूजा करते थे, रेदर देन परफॉर्मेंस और एलाबोरेट सेक्रीफाइस, कहा जा रहा है बड़े बड़े सेक्रीफाइस नहीं करते थे, बल्कि वो एम्फसाइज डिवोशन करते थे, उनके प्रति समर्पण करते थे और कोई एक ही देव देवता को पूजा करते थे। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम और बिलीफ ए डिवोटी वर्शिप द चूजन डिटी विद प्योर हार्ट, द डिटी विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इन विच ही और सी में डिजायर, तो कहा जा रहा है कि उनके अनुसार उनके बिलीफ के अनुसार जो था कि यदि कोई डिवोटी अपने वर्शिप पूजा करता है किसी खास डेटी का प्योर हार्ट में, तो सच्चे दिल से पूजा करता है, तो भगवान एक दिन उसको अपीयर होंगे, उनको प्रकट होंगे और उनके सारे विश को पूरा करेंगे। सो द डेटी कुड बी थॉट एज ए ह्यूमन बीइंग, लायन, ट्री और एनी अदर फॉर्म। वंस दिस आइडिया गेंड एक्सेप्टेंस आर्टिस्ट मेक ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ दिस डेटी, तो इस तरीके से जब ये आइडिया आया तो फिर जो आर्टिस्ट के द्वारा ऐसे डेटी का डिफरेंट इमेज बनाया जाने लगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं भक्ति के बारे में। भक्ति कम्स फ्रॉम द संस्कृत टर्म भज, तो संस्कृत का एक टर्म है भज, यानी कि पूजा करना, उसी से लिया गया है। भज का मतलब है टू शेयर या टू डिवाइड। दिस सजेस्ट एन इंटीमेट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन डिटी एंड द डिवोटी, तो इसमें दिखाया गया कि एक टू वे रिलेशनशिप होता है, मतलब कि भगवान और उसके भक्त के बीच में। भक्ति इज डायरेक्टेड टुवर्ड भागवत विच इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड बट ऑल्सो मीन्स वन हू पॉजेज द शेयर ऑफ भाग, तो कहा जा रहा है कि भक्ति का कई तरह से मीनिंग निकालता है, ठीक है। तो एक तो उसका मीनिंग निकलेगा भागवत यानी कि भगवान, दूसरा उसका मीनिंग निकलता है कि जो भाग को शेयर करता है उसको भक्ति बोलेंगे। भाग कहने का मतलब कि जो उसका शेयर, ठीक है, मतलब कि भगवान जो कुछ भी देंगे यहाँ पे तो हर आदमी को शेयर मिलेगा उसका,
ठीक है, तो इसलिए उसको जो भाग को लेता है उसको भक्ति भी बोला गया, भक्त बोला गया, है ना। तो वही बताया गया कि द डिवोटी नोन एज भक्त और द भागवत शेयर हीज और चूजन डीटी भाग। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो बिकॉज ऑफ द डीटीज वेर स्पेशल दोज इमेजेज ऑफ द डीटी वेर ऑफन प्लेस्ड विद इन स्पेशल होम्स प्लेसेज दैट वी डिस्क्राइब एज टेम्पल। तो कहा जा रहा है डीटी जो स्पेशल हुआ करते थे, इसलिए उनका जो इमेज है, उनका जो मूर्ति वगैरह है एक स्पेशल होम में रखा जाता है, इसको हम लोग टेम्पल बोलते हैं। टेम्पल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन इन आर्ट, स्कल्पचर, पोएट्री एंड आर्किटेक्चर। तो भक्ति के कारण कई तरह का आर्ट, स्कल्पचर, पोएट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हुआ। हिंदू के बारे में पढ़ते, द टर्म हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस। जो टर्म हिंदू है ना, द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस, भी इंडस रिवर के टर्म से डिराइव किया। इट वाज यूज्ड बाय अरब्स एंड द ईरानियंस टू रिफर पीपल हु लिव्ड द ईस्ट ऑफ द रिवर। तो रिवर के ईस्ट में जो लोग रहते थे उनको रिफर करने के लिए ईरानियंस के द्वारा, ठीक है, या अरब्स के द्वारा इसको हिंदू बोला गया, या फिर उनके कल्चरल प्रैक्टिस इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीफ्स को। तो ये था इस चैप्टर में। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं एल्सवेयर, यानी कि इस समय दुनिया में क्या हो रहा था दूसरे जगह। तो अबाउट 2000 ईयर अगो क्रिश्चियनिटी इमर्ज इन वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया में क्रिश्चियनिटी उस समय इमर्ज हुआ था। जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न इन बेथलेहम विच वाज देन पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। तो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था बेथलेहम में, जो उस समय रोमन एम्पायर का हिस्सा था। क्राइस्ट टीचिंग वेयर दैट ही वाज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। क्राइस्ट के अनुसार कहा गया कि वो भगवान, मतलब कि दुनिया को बचाने आए हैं। He also taught people to treat other with love and trust others just they themselves wanted to be treated। तो उनके द्वारा ये भी कहा गया कि हर एक लोग एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे में विश्वास करना चाहिए, है ना, और कुछ ऐसा ट्रीट करना चाहिए जैसा वो चाहते हैं अपने आप पे ट्रीट होना। मतलब जैसा व्यवहार आप चाहते हैं कि दुनिया हमारे साथ करे, वैसा ही आप भी दुनिया के साथ करें। ठीक है, उनका एक पवित्र ग्रंथ है बाइबल, वहाँ पे से कुछ लिया गया है वर्स, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कि द क्रिश्चियंस ऑफ केरला नोन एज सीरियन क्रिश्चियन बिकॉज दे प्रोबेबली कम फ्रॉम वेस्ट एशिया। जो केरला में जो क्रिश्चियन रहते हैं, इंडिया में मेनली अधिकांशतः क्रिश्चियन केरला में रहते हैं। ठीक है, तो उनको सीरियन क्रिश्चियन कहा जाता है क्योंकि अधिकांशतः वेस्ट एशिया से आए थे। अमॉन्ग द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड, और दुनिया के ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी में से एक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये मैच द फॉलोइंग है, तो आप इसको मिला सकते हैं। जैसे मेंडर क्या था, तो 3 राजाओं के लिए था। ठीक है, इस तरीके से आप मिलाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ डेट यहाँ पे डिस्कस किया गया। डिस्कवरी ऑफ सिल्क मेकिंग अराउंड 7000 ईयर एगो। कहाँ, तो चाइना में। चोल, चेर और पांड्या लगभग 2300 साल पहले। ग्रोइंग डिमांड ऑफ सिल्क रोमन एम्पायर 2000 साल पहले। कनिष्क जो कुषाण रूलर था 1900 साल पहले। फाहियान कब आए थे, तो 1600 साल पहले। युवन चंग कब आए थे, 1400 साल पहले। ठीक है, और इसमें कम्स टू इंडिया अपार कंपोजर डिवोशनल पोएम प्रेज ऑफ शिव। तो भगवान शिव के प्रोज में, मतलब कि उनके बड़ाई में, उनके तारीफ में भी कुछ इसी समय, मतलब कि कुछ पोएम कंपोज किया गया था। तो ये था इस चैप्टर से। तो ये कमेंट सेक्शन में यहाँ पे ज़रूर बताइएगा जो भी यहाँ पे है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।